जब दिमाग में वही जानी पहचानी घंटी बजी तो लियो समझ गया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। एक आवाज ने उसे सर्वाइवल सिस्टम चुनने का मौका दिया। ऑप्शन ए अनंत रिप्लिकेशन सिस्टम या ऑप्शन बी एनर्जी प्लंडर। पिछले जन्म में लियो ने जल्दबाजी में रिप्लिकेशन चुना था, जिससे एक पानी की बोतल 100 बन जाती थी। वहीं उसका भाई मार्कस प्लंडर सिस्टम के साथ फंस गया था, जिसे जीने के लिए दूसरों की ऊर्जा चूसनी पड़ती थी। वह तेजाबी बारिश का महाविनाश सालों तक चला, जिसमें लियो अपनी बिल्डिंग का मसीहा बना रहा। लेकिन आखिर में मार्कस की साजिशों के कारण लियो को धोखा मिला और उसे तेजाबी बारिश के खौलते पानी में धकेल दिया गया। जब विकल्प दोबारा सामने आया तो लियो की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि मार्कस का भी पुनर्जन्म हुआ है। इस बार उसके भाई ने जानबूझकर रिप्लिकेशन सिस्टम छीन लिया था, क्योंकि उसे लगा कि यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। मार्कस ने उससे कहा कि वो प्लंडर सिस्टम ले ले, जैसे वो लियो पर बड़ा एहसान कर रहा हो। लियो ने चुपचाप कंधे उचकाकर किस्मत को स्वीकार करने का नाटक किया, जबकि मार्कस अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। मार्कस रिप्लिकेशन को एक चमत्कार मान रहा था, इसके जानलेवा नुकसान से पूरी तरह अनजान। होस्ट के मरते ही हर रिप्लिकेट की गई चीज गायब हो जाती है। पिछले जन्म में लियो को यह सच बहुत बाद में पता चला था। यही वजह थी कि उसके भाई ने आखिर में उसे जान से मार दिया था। लेकिन प्लंडर सिस्टम की असली ताकत दूसरे सिस्टम से ऊर्जा चुराना था। लियो ने मार्कस को उत्साह में एक पिन से 100 पिन बनाते हुए देखा। उसके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान तैर गई। इस बार वह मार्कस के सामने उसका तथाकथित चमत्कार बिखरते हुए देखेगा। तेजाबी बारिश में सिर्फ 7 दिन बचे थे, पर लियो ने कोई चेतावनी नहीं दी और आने वाली तबाही को राज ही रखा। उसने अपनी रातें डार्क वेब पर बिताई, अपनी सारी बचत से प्लंडर सिस्टम के असली मकसद के लिए सामान खरीदा। यह एक ऐसा राज था जिसे उसने अपने पिछले जीवन के अंतिम क्षणों में ही अनलॉक किया था। पर्याप्त ऊर्जा होने पर वह सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को भी प्लंडर कर सकता था। जहां लियो ताकत के लिए अंडरग्राउंड लैब को निशाना बना रहा था, वहीं मार्कस अपनी क्रश के सामने दिखावा करने में व्यस्त था। भीड़भाड़ वाले कैफे के अंदर मार्कस ने पानी के एक कप को बहते झरने में बदल दिया, जिससे हर कोई दंग रह गया। उसने दावा किया कि ये जादू नहीं बल्कि आने वाली बारिश से उन्हें बचाने वाली एक महाशक्ति है। सिक्योरिटी फीड पर यह सब देखकर लियो ने अपना सिर हिलाया। वह उस औरत की आंखों के हाव भाव समझता था। वह प्यार नहीं बल्कि किसी शिकारी की वो उत्तेजना थी, जिसे अपना अगला शिकार मिल गया हो। उसने मॉनिटर बंद कर दिया। उसने आखिरी सामान अपने बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया, जो अब सीलबंद इको पॉड था। प्लंडर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक कुर्बानी चाहिए थी और उसने लैब से एकदम सही स्पेसिमेन चुराया था। इसके सेल्स तेज तेजाब में भी बच सकते थे, जिससे लियो को मनचाहा रेजिस्टेंस मिला। प्रक्रिया शुरू होते ही उसे सिस्टम का काला जादू महसूस हुआ और उसकी त्वचा पर एक पारदर्शी परत फैलने लगी। इससे उसे मनचाही इम्यूनिटी मिल गई। वहीं मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड के माता पिता को महंगे खानों और रिप्लिकेट किए तोहफों से लुभाने में लगा था। उसके पिता ने पूछा कि क्या वह सोना भी रिप्लिकेट कर सकता है। मार्कस ने पूरे भरोसे के साथ हामी भर दी। लालच में आकर उस आदमी ने अपनी बेटी सोफी को तिजोरी खोलने का इशारा किया। लियो एक हैक किए गए सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए यह सब सुन रहा था। इसी बीच हवा में सल्फर का स्तर पिछले जन्म की तुलना में 12 घंटे पहले ही बढ़ने लगा था। शायद ये उसके पुनर्जन्म का कोई साइड इफेक्ट था। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और आखिरी बक्से पॉड के अंदर रख दिए। लेकिन वह खाना जमा नहीं कर रहा था, वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था, खासकर ग्लोबल म्यूटेशन की रिसर्च से भरी हार्ड ड्राइव्स। पिछले जन्म में यह डेटा तबाही के कई महीनों बाद तक नहीं मिला था। जब लियोपॉड की सील की आखिरी जांच कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। यह मार्कस था, जो सोफी के लिए डिजाइनर बैग खरीदने के वास्ते पैसे उधार मांग रहा था। यह एक ऐसी मांग थी जो लियो पहले भी सुन चुका था। एक पुराने सपने जैसी लगने वाली उस जिंदगी में लियो को याद आया कि उसने गियर खरीदने के सारे पैसे मार्कस को दे दिए थे, जो बारिश के पहले ही दिन बर्बाद होने वाले एक डिजाइनर बैग पर पानी की तरह बह गए। फोन काटने के बाद लियो ने कैमरे पर मार्कस को अपने फोन पर बड़बड़ाते देखा। फिर दुनिया हमेशा के लिए बदलने में सिर्फ 6 घंटे बचे होने पर वह शांति से अपने पॉड के मेडिकल बे की तरफ बढ़ गया। इस बार उसका इरादा अपने धोखेबाजों को उनके फैसलों का अंजाम भुगतते हुए देखना था। जब तेजाबी बारिश उम्मीद से पहले ही शुरू हो गई तो एक तीखा बेहद संक्षारक हरा लिक्विड आसमान से बरसने लगा। अपने पॉड के अंदर से लियो ने मॉनिटर पर आस पड़ोस को तबाही में बदलते देखा। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, जबकि सोफी के मजबूत शीशे बाहर पिघलती हुई दुनिया को बमुश्किल रोक पा रहे थे। मार्कस ने तेजाब धोने के लिए घबराकर साफ पानी रिप्लिकेट करना चाहा, पर हवा छूते ही वो पानी भी तेजाब बन गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सिस्टम केवल पदार्थ की नकल कर सकता है, गुणों की नहीं। उस बारिश का असली खौफ उसकी म्यूटेटेड एनर्जी में था, जिसे मार्कस रिप्लिकेट नहीं कर सकता था। नीचे बेसमेंट में लियो ने उस ताकत को सोखने के लिए अपना प्लंडर सिस्टम चालू कर दिया। यह प्रक्रिया पिघले हुए लोहे जितनी दर्दनाक थी। उसने अपने दांत भींच लिए, क्योंकि उसके शरीर पर एक म्यूटेंट चूहे की खाल जैसी सुरक्षात्मक परत चढ़ रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां हरे माहौल के अनुकूल ढल रही थीं। 3 दिन बाद कैमरों में उसने देखा कि मार्कस बेताबी से सोफी को खुश करने में लगा था। लड़की का बर्ताव एक बेरुखी देवी से बदलकर अचानक एक अजीब हमदर्द जैसा हो गया था।
लियो जानता था कि यह हमदर्दी ज्यादा समय नहीं टिकेगी। उसने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और बेसमेंट से बाहर निकल आया, जहां पूरा इलाका तेजाब से गल चुका था और जमीन पर कुछ चमकीले नए पौधे उग आए थे। पिछले जन्म में इन खाने लायक पौधों को खोजने वाला आदमी एक शक्तिशाली लीडर बना था। लियो इस फायदे को सबसे पहले हथियाना चाहता था, इसलिए वह एक सुनसान पार्क में चमकता हुआ गुलदाउदी का फूल खोजने निकल पड़ा। पौधे की ऊर्जा प्लंडर करके उसने नाइट विजन पा लिया। हालांकि तेजाबी बारिश के लगातार उजाले में यह बेकार था, पर आने वाले काले कोहरे के दौर में यह बेहद जरूरी होने वाला था। वह और आगे बढ़ा। उसे एक लड़के की चीख सुनाई दी और उसने देखा कि कुख्यात ब्लेड गैंग के 3 गुंडे उसे घेर रहे हैं। उसकी कलाई पर एक खास टैटू पहचान कर लियो आगे बढ़ा तो गुंडों ने उस पर चिल्लाते हुए भाग जाने को कहा। उन्होंने दावा किया कि वह उनका शिकार है, पर लियो सिर्फ मुस्कुराया। उसे अपने सिस्टम की ताकत आजमानी थी। उसकी हथेली से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकली और उन गुंडों की लाइफ फोर्स को सीधे प्लंडर करने लगी। 10 सेकंड के भीतर भागने की कोशिश करने वाले 2 गुंडे जमीन पर सूखी लाशों में तब्दील हो गए। पीली पड़ी और कांपती हुई लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन लियो ने उसे गले से दबोच लिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वह ब्लैक टावर में अपने सीनियरों से कह दे कि यह इलाका अब उसका है। उसने उसे छोड़ दिया और उसे जंगलों में भागते हुए देखा। जीवन को प्लंडर करना नशीला था, लेकिन खतरनाक भी। ऐसे शॉर्टकट्स पर ज्यादा निर्भर रहने से वो अपनी इंसानियत खो सकता था। उसने एक चमकीली चांदी जैसी जड़ी बूटी उठाई और वापस चल पड़ा, यह जानते हुए कि मार्कस का रिप्लिकेशन सिस्टम अब जाम होने लगा है। इसे रिप्लिकेट करने के लिए बहुत शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती थी। 3 दिनों के काम ने मार्कस को थका दिया। फिर भी सोफी का परिवार और लालची हो गया। जहां उसका पिता खाने की बुराई कर रहा था, उसने शिकायत की कि रिप्लिकेट किए गए स्टेक बहुत सख्त है। जब मार्कस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, तो पिता ने जोर देकर उसे जल्दी करने को कहा, जबकि सोफी ने बेहद चालाकी से उदासी का नाटक किया। मार्कस मुट्ठी भर विटामिन निगलने के लिए एक गेस्ट रूम में चला गया, इस बात से अनजान कि उसका सिस्टम उसकी खुद की सेल्स की ताकत से चल रहा था और किया जाने वाला हर चमत्कार उसे तेजी से बूढ़ा बना रहा था। खामोशी से मॉनिटर देखते हुए लियो ने मार्कस का थका हारा चेहरा देखा। उसे याद आया कि कैसे पिछले जन्म में उसने खुद को पूरी तरह निचोड़ लिया था। यह बेवकूफी भरी उम्मीद पाले कि उसका भाई वाकई उसकी परवाह करता है। यह तो बस शुरुआत थी। लियो ने अपने कम्युनिकेटर पर एक पब्लिक चैनल खोला जो उसके पिछले जन्म का एक सर्वाइवल नेटवर्क था और संदेश भेजा कि उसे साफ पानी की जगह पता है। उसने ब्लैक टावर की हालिया गतिविधियों के बारे में पूछा। थोड़ी खामोशी के बाद संपर्क करने वाले ने पूछा कि क्या वह एक इवॉल्वर है। लियो ने हामी भरी और जाना कि वे सिस्टम यूजर्स की भर्ती कर रहे हैं। खबर थी कि उनके लीडर के पास दूसरों का शिकार करने के लिए बना एक डिवाउरर टाइप सिस्टम था। एक ऐसा विवरण जो लियो ने पहले कभी नहीं सुना था। जाहिर है कि उसके पुनर्जन्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा उथल पुथल मचा दी थी। पुरानी सिटी की टनल में पानी की लोकेशन के बदले उसे पता चला कि उस लीडर का नाम बायरन है, जो खुद को सिस्टम हंटर कहता है और जो असल टाइमलाइन में कभी नहीं था। लियो ने अपनी योजना को तेज करने का फैसला किया। उसने म्यूटेंट पौधों का इस्तेमाल करके एक जहर तैयार किया जो रिप्लिकेशन सिस्टम को खराब कर देता था। उसने इसे एक नकली खजाने के नक्शे पर लगा दिया। उसने यह नक्शा सोफी के लालची पिता तक पहुंचा दिया, जिस पर तेजाब से बचाने वाले गियर से भरे एक मिलिट्री गोदाम का निशान था। उम्मीद के मुताबिक उस बूढ़े ने दांव निगल लिया। हमेशा की तरह लालची वो पिता मार्कस को बिना बताए रात के अंधेरे में निकल जाता है। उसे नहीं पता कि लियो ने पहले ही जाल बिछाया है। जैसे ही वो गोदाम में घुसता है, ब्लैक टावर की टीम उसे घेर लेती है। उनका लीडर इतनी रात को आने का कारण पूछता है और मदद का दिखावा करता है। वे उसके रेप्लिकेशन सिस्टम की जानकारी मांगते हैं और वो डरपोक अपनी जान बचाने के लिए तुरंत मार्कस को बेच देता है। इसी बीच लियो अंधेरे से उनका एक एक शब्द रिकॉर्ड करता है। वो उस बूढ़े की मौत नहीं चाहता, बस परिवार की गद्दारी का सबूत चाहता है। जैसे ही टीम उसके ससुर को घसीट कर ले जाती है, लियो जासूसी उपकरण लगाने आगे निकल जाता है। बंदूक की ठंडी नली लगते ही मार्कस हड़बड़ाकर जागता है। उसे लॉर्ड बायरन से मिलने चलने को कहा जाता है, जिसे खुश करने की उसने इतनी कोशिश की। वो खुद पहले ही दुश्मन के सामने झुक चुका है। सोफी चिल्लाकर बेडरूम में छिप जाती है, जबकि मार्कस को आवारा कुत्ते की तरह घसीटा जाता है और वो मदद की भीख मांगता है। लियो बेहद शांत चेहरे से ये लाइव फुटेज देखता है। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि वो जानता है कि ब्लैक टावर वाले मार्कस का पूरा इस्तेमाल करेंगे। लियो असली मददगार के रूप में सामने आने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। मार्कस को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और लगातार सामान बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। रोज कोटा पूरा न होने पर वो एक उंगली खो देता है। 3 दिन बाद लियो आखिरकार उस जगह में घुस जाता है। उसके प्लंडर सिस्टम के अपग्रेड से उसे गायब होने की ताकत मिल चुकी है। जब वो मार्कस को ढूंढता है तो उसका भाई मौत के करीब होता है और उम्मीद करता है कि लियो उसे बचाने आया है। लियो कोई जवाब नहीं देता। वो पहले गार्ड्स की जान सोखता है, फिर मार्कस को एक इंजेक्शन देता है
जब मार्कस रोते हुए कहता है कि उसे पता था लियो आएगा, तो लियो उसे गलतफहमी में न रहने को कहता है। वो उसे सिर्फ इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो अभी काम का है। वे लड़ते हुए बाहर निकलते हैं और लियो रास्ते में दर्जन भर ब्लैक टावर के सैनिकों की ऊर्जा सोख लेता है। जब मार्कस उसकी काबिलियत के बारे में पूछता है तो लियो कहता है कि ये ऐसा सिस्टम है जो तुम जैसे लोगों से सब कुछ छीन लेता है। वे भागकर एक सीक्रेट बंकर में आते हैं जहां मार्कस पूछता है कि उसका भाई इतना बेरहम और ताकतवर कब से हो गया। लियो उसकी बात काटते हुए कहता है कि वो यहाँ पछतावा सुनने नहीं आया। अगर मार्कस जीना चाहता है तो उसे बात माननी होगी और बची खुची अहमियत साबित करने के लिए चारे की तरह काम करना होगा। हम देखते हैं कि लियो मॉनिटर पर देख रहा है कि कैसे सोफी गद्दारी के बावजूद बड़ी मासूमियत से मेकअप कर रही है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है जब मार्कस ऐसे नाटक करता है जैसे वो ब्लैक टावर से बचकर गोल्डन स्फीयर लेकर लौटा हो। मार्कस, तुमने बहुत सहा है, ये सब मेरे माता पिता की गलती है। वो रोती है। वो जवाब देता है कि वो सिर्फ उस पर भरोसा करता है। उन्हें नहीं पता कि लियो साय में रहकर सिग्नल को ट्रैक कर रहा है। सोफी को अंदाजा भी नहीं है कि उसका हर कॉल सीधे बायरन के पास जाता है। असल में उसका परिवार बहुत पहले ही ब्लैक टावर से जुड़ चुका था। हालात उसकी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। लियो को समझ आता है कि उसे उनका नेटवर्क काटना होगा। वो सोफी के कम्युनिकेटर को हैक करके वायरस डालता है। फिर मार्कस से कहता है कि 3 दिन बाद परिवार को वेस्ट सिटी के गोदाम में ले जाए। मार्कस पूछता है वहाँ क्या है और कहता है, भाई क्या तुम मेरी पुरानी गलतियों को माफ कर पाओगे? लियो रूखेपन से कहता है, ये जाल तुम्हारी शुरुआत है और यही तुम्हारा प्रायश्चित। 3 दिन बाद वो तीनों लोग मार्कस के पीछे पीछे गोदाम में आते हैं। जैसे ही वे कदम अंदर रखते हैं, लियो पहले से लगाया हुआ ईएमपी धमाका कर देता है। सोफी की चीखों के बीच लियो साय से बाहर आता है। उसका प्लंडर सिस्टम पहले से ही उसके पिता पर लॉक है। एक रहस्यमयी नीली रोशनी उस आदमी को घेर लेती है क्योंकि लियो उसकी यादें जबरदस्ती निकालने लगता है। लियो को ब्लैक टावर का ढांचा, बायरन का असली चेहरा और एक चौंकाने वाला राज दिखता है। बायरन भी समय में पीछे आया है और वो बहुत पहले आया था। बायरन का असली नाम साइलस था, जो उसकी पिछली जिंदगी का एक आदमी था। साइलस ने ही सबसे पहले जाना था कि सारे सिस्टम एक ही उल्कापिंड के कोर से बने हैं जिसमें दुनिया को फिर से शुरू करने की ताकत है। वो इकलौता भगवान बनना चाहता है, जबकि मार्कस दुखी मन से अपने बेहोश ससुराल वालों को देखता है। अपनी पिछली जिंदगी में मार्कस ने इन्हीं लोगों को बचाने के लिए अपने भाई को धोखा दिया था। अब वो पूछता है, भाई अब हम क्या करें? लियो सीलास के इरादों पर विचार करता है, जो निश्चित रूप से आसान नहीं है। उसे शक है कि सीलास सिर्फ सिस्टम से ज्यादा कुछ चाहता है। उसे तेजाबी बारिश के बाद का वो नरसंहार याद आता है जब फेडरेशन ने सभी होस्ट का शिकार किया था। साइलस एक काले अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हर सिस्टम को इकट्ठा करना चाहता है। लियो नहीं जानता कि वो अनुष्ठान क्या है, लेकिन वो जानता है कि इसे रोकना होगा और मार्कस का रेप्लिकेशन सिस्टम इसकी चाबी है। साइलस की निगलने वाली ताकत सब कुछ खा सकती है, लेकिन वो नकल करने की क्षमता की नकल नहीं कर सकती। तो क्या मैं उसके लिए खतरा हूँ? मार्कस पूछता है और लियो कहता है कि इसीलिए साइलस उसे मारना चाहता है। लियो साइलस को बाहर निकालने के लिए मार्कस को चारे के रूप में इस्तेमाल करने और अपनी प्लंडर क्षमता का उपयोग करने की योजना बनाता है। अगर ये दोनों ताकतें टकराती हैं, तो थोड़ी देर के लिए सिस्टम का असर खत्म हो जाएगा, जो साइलस को मारने का एकमात्र मौका होगा। सफलता की उम्मीद 10% से कम है, लियो टोकता है। तुम मना कर सकते हो। मार्कस समझ जाता है कि उसका भाई इंसानी लालच देख चुका है। मैं ये करूंगा, वो कहता है। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। लियो सिर हिलाता है और हाथ आगे बढ़ाता है। पहली बार दोनों भाई हाथ मिलाते हैं। पुनर्जन्म के बाद से ये उनका पहला असली सहयोग है। लियो तैयारी के लिए मार्कस को अपने बेस पर ले जाता है। उसे पता है कि उसके प्लंडर सिस्टम में एक छिपा हुआ फीचर है जो दूसरों को चुराई हुई ताकतें दे सकता है। वो मार्कस को रीजेनरेशन की ताकत देता है ताकि वो कुछ सेकंड और बच सके। मार्कस पूछता है कि वो क्यों मदद कर रहा है और लियो फिर वही दोहराता है कि वो अभी भी काम का है। हालांकि मार्कस को लगता है कि कुछ और बात है। तुम चाहते तो टावर को मुझे पूरा निचोड़ने देते, मार्कस कहता है। लियो मानता है कि नफरत अभी भी है, पर वो थक चुका है। वो अब अकेला नहीं रहना चाहता। पिछली जिंदगी में जिन लोगों को उसने बचाया, उन्हीं के हाथों मरने के बाद वो एक बार फिर भरोसा करने का फैसला करता है, भले ही ये गलती हो। मार्कस की आंखें भर आती हैं, लेकिन लियो पहले ही अपने काम में जुट चुका है। 3 दिन बाद जाल बिछ जाता है, खबर लीक कर दी जाती है और ब्लैक टावर की बड़ी सेना अस्पताल को घेर लेती है। ये एक ऐसी खुली चुनौती है जिसे साइलस अनदेखा नहीं कर सकता। उम्मीद के मुताबिक दुश्मन की सेना भारी संख्या में आती है और साइलस सीधे मार्कस के सामने आता है। तुम्हारा भाई कहाँ है? साइलस पूछता है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे उसका प्लंडर सिस्टम चाहिए। मार्कस झूठ बोलता है कि लियो मर चुका है और उसी ने ये सारे सामान बनाए हैं। फैल जाओ, सीलास ठंडे लहजे में हुक्म देता है और कहता है कि वो पास ही सिस्टम को महसूस कर सकता है। वो हाथ उठाता है और उसकी हथेली में उसके डिवॉरर सिस्टम का एक काला बवंडर बनने लगता है, जिससे आसपास के पौधे तुरंत सूख जाते हैं। आसपास की इमारतें भी उस दबाव से टूटने लगती हैं और लियो को समझ आता है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता।
वो ऊपर से कूदता है। उसका प्लंडर सिस्टम पूरी ताकत पर चल रहा है, पर उसका निशाना साइलस नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे की जमीन है। जमीन से स्थिरता को छीनकर वो मिट्टी को कमजोर कर देता है, जिससे साइलस का पैर डगमगा जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मार्कस नकली धमाकों का एक बड़ा ढेर ब्लैक टावर की भीड़ पर फेंकता है और दोनों भाई अपने तय किए हुए रास्ते की तरफ भाग निकलते हैं। साइलस चिल्लाकर अपने आदमियों को उन्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म देता है। एक सुनसान सबवे टनल के अंदर वे अपनी जान बचाकर भागते हैं, जबकि पीछे लगा हुआ डिवोरर सिस्टम उनके आस पास की रोशनी और आवाज को निगलता जा रहा है। लियो दीवारों की मजबूती छीनने के लिए प्लंडर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है और पीछा करने वाले रुक जाते हैं। वे एक बंद छोर पर पहुंचते हैं, लेकिन लियो शांत रहता है। उसने खास तौर पर यह जगह सीलास की निगलने की क्षमता को सीमित करने के लिए चुनी थी। इलाके का अच्छा इस्तेमाल किया। सीलास बाहर आते हुए कहता है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए, मैंने रफ्तार को भी निगल लिया है। इससे पहले कि लियो कुछ कर पाता, पेट पर एक करारा वार उसे सुरंग की दीवार से टकरा देता है और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। सीलास अपनी हथेली लियो के सीने पर रखता है और उसका डिवोरर सिस्टम काम शुरू कर देता है। वो हंसता है और प्लंडर सिस्टम को स्वादिष्ट कहता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि लियो भी समय में पीछे गया है और उसने पिछली जिंदगी के टुकड़े देखे हैं। तुम्हें लगा तुम अकेले हो, साइलस मुस्कुराता है। तभी मार्कस साय से एक नकली खंजर लेकर कूदता है। साइलस इस हमले को बकवास मानकर टाल देता है, ये कहते हुए कि रेप्लिकेशन सिस्टम उसके सामने बेकार है। पर वो गलत है। वो खंजर मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि लियो खुद साइलस से उसकी रक्षा करने की ताकत छीन सके। अब लियो अपनी पूरी ताकत सीलास के सीने में धड़क रहे सिस्टम कोर पर लगा देता है। दोनों विरोधी ताकतें हवा में टकराती हैं, जिससे सुरंग कांपने लगती है और ढह जाती है। प्लंडर और डिवोर के इस टकराव में लियो को साइलस की यादों की झलक मिलती है और उसे एहसास होता है कि ये उसकी सिर्फ दूसरी जिंदगी नहीं है। साइलस पुनर्जन्म के दर्जनों चक्रों से गुजरा है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। मैं जानता हूँ कि इस चक्र को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, साइलस चिल्लाता है। लियो जवाब देता है कि विनाश का तुम्हारा ये रास्ता कोई निकास नहीं है। साइलस को लगता है कि लियो इंसान के लालच और धोखे के इस अंतहीन चक्र का दर्द कभी नहीं समझ सकता। उसका मानना है कि सिर्फ पूरा नियंत्रण ही इसे रोक पाएगा, जिससे लियो अपने दुश्मन की बेबसी देखकर हैरान रह जाता है। उसने साइलस को सिर्फ एक लालची तानाशाह समझा था, लेकिन असल में वह समय का एक बेबस कैदी था। गुफा तेजी से ढहने लगती है। मार्कस घबराकर भाई का हाथ पकड़कर चिल्लाता है कि जिंदा दफन होने से पहले भागना होगा। साइलस धुएं में गायब होने लगता है। उसके आखिरी शब्द गूंजते हैं कि वे दोनों एक जैसे ही हैं। जब तक दोनों भाई बचकर निकलते हैं, पूरी पहाड़ी ढह चुकी होती है। लियो बुरी तरह घायल है और उसका सिस्टम ऑफलाइन है। मैं मरूंगा नहीं, पर ठीक होने में एक हफ्ता लगेगा, वह हांफते हुए कहता है, यह समझकर कि अब उनका शिकार हो रहा है। मार्कस सोफी के परिवार के एक पुराने बेसमेंट में छिपने की बात कहता है, इस उम्मीद में कि ब्लैक टावर उन्हें पहले ही पकड़ा हुआ मानकर इसे छोड़ देगा। इसके अलावा शेल्टर में एक हफ्ते लायक भोजन और दवाएं हैं। ये बड़ा जुआ है, पर उनके पास कोई चारा नहीं है। जब मार्कस भाई को उठाता है तो लियो देखकर सोचता है कि वह सचमुच कितना बदल चुका है। पिछले जीवन का मार्कस घायल भाई को बचाने के लिए खुद को कभी इतना नहीं झुकाता। शायद ये टाइमलाइन वाकई अलग है, बनकर काफी बड़ा है, लेकिन मार्कस जो दवा लाया है वो बेहद मामूली है। कोने में रखे अजीब पौधे को देखकर लियो सोचता है कि क्या वो कोई अनोखा तरीका निकाल सकता है। वह हाथ बढ़ाकर अपने क्षतिग्रस्त प्लंडर सिस्टम से पत्तियों की जीवन शक्ति खींचता है। एक हल्की हरी रोशनी उसके जख्मों में बहती है और धीरे धीरे उसकी तेज जलन हल्के दर्द में बदलने लगती है। तुम्हारा सिस्टम ऊर्जा वाली किसी भी चीज को सोख सकता है, यहाँ तक कि खुद जीवन को भी, मार्कस फुसफुसाता है। एक लंबे सन्नाटे के बाद वह लियो की तरफ देखकर आखिरकार वह शब्द कहता है जो उसे बहुत पहले कहने चाहिए थे, भाई मुझे माफ कर दो। पिछले जन्म में मैं राक्षस था। मार्कस मानता है माफी के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि वो कैसे मरा। तुम मर गए, लियो सपाट लहजे में कहता है। परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया था। वह बताता है कि तेजाबी बारिश रुकते ही मार्कस सुनसान सड़क पर जमकर मर गया। मैंने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने बदले के डर से मुझे तेजाब में धकेल दिया। मार्कस कहता है कि वह भयानक गलतफहमी थी। वह कसम खाता है कि अगर इस बार किसी एक को मरना पड़ा तो वह पहले मरेगा। लियो उसे चुपचाप देखता है, फिर भरोसा करके कल की ट्रेनिंग से पहले आराम करने को कहता है। तुम मुझे सिखाने को तैयार हो? मार्कस चौंक जाता है। लियो समझाता है कि ये साझेदारी है, रेप्लिकेशन से ऊर्जा बनाना और प्लंडर से उसे बदलना ही उन्हें साथ में मजबूत बनाएगा। अगले हफ्ते दोनों भाई बेसमेंट में कठिन ट्रेनिंग करते हैं, जहां लियो को उनके सिस्टम्स के बीच अनोखा तालमेल दिखता है। वह समझता है कि वे बुनियादी चीजों से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। रेप्लिकेशन अस्थायी होता है और प्लंडर स्थायी। दोनों को मिलाकर वे किसी पल भर के निर्माण को स्थायी बना सकते हैं। ये बड़ी सफलता है, लेकिन साइलस और उसका टावर उन्हें वक्त नहीं देंगे। 7वीं रात बेसमेंट का अलार्म बजता है और सोफी के साथ कम से कम 20 हमलावर वहां आ धमकते हैं। उसे सिर्फ सिस्टम नहीं मिला था, लगता है उसका दिमाग पूरी तरह खत्म हो चुका है। बाहर आओ लियो, वो कहती है। सिलास तुम्हें आखिरी मौका दे रहा है। लियो भाई को देखता है और मार्कस सिर हिलाकर उसे एक मॉडिफाइड रेप्लिकेशन गन देता है।
जैसे हमने तैयारी की थी, लियो फुसफुसाता है। दरवाजा खुलते ही मार्कस अकेला बाहर आता है। सोफी इसे समझदारी कहती है, पर उसकी योजना कुछ और है। वह ट्रिगर दबाता है। गोली नहीं, बल्कि लियो द्वारा लूटा गया विकास का असली कॉन्सेप्ट बाहर आता है। यह मैंने क्या किया, एक सैनिक हकलाता है और अफरा तफरी मच जाती है। लियो अपने प्लंडर सिस्टम को पूरी ताकत पर रखकर अंधेरे से वॉर करता है, ताकि उन लोगों के दिमाग को साइलस के चंगुल से छुड़ा सके। अचानक अंधेरे में साइलस की ठंडी आवाज गूंजती है और लियो मार्कस को सावधान रहने की चेतावनी देता है। मार्कस अपनी सारी रेप्लिकेटेड ऊर्जा एक साथ ब्लास्ट करता है, जिससे बने शॉकवेव से साइलस की ताकत थम जाती है। उसी पल लियो कोई मामूली स्किल नहीं, बल्कि खुद कनेक्शन ही लूट लेता है। ब्लैक टावर की सेना तुरंत गिर पड़ती है और साइलस हैरान होकर अपने हाथों को देखता है। उसने अपनी कठपुतलियों पर से नियंत्रण खो दिया है। 12 जन्मों का उसका पूरा साम्राज्य पल भर में बिखर जाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या किया। सिलास पागलों की तरह हंसता है। उसकी आंखें पागलपन से फटी रह जाती हैं। बिना नियंत्रण सिर्फ तबाही होगी। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो इसकी कीमत देखो, वह चिल्लाता है। वो अपनी जान देने नहीं, बल्कि हर तरफ विनाशकारी ऊर्जा का तूफान उड़ाने के लिए अपना सिस्टम कोर ही ब्लास्ट कर देता है। लियो मार्कस को पकड़कर बेसमेंट के सबसे गहरे कोने में भागता है। जब वह काला तूफान आता है तो हर सिस्टम की ताकत तुरंत सील हो जाती है और लियो का अपना प्लंडर सिस्टम भी दम तोड़ने लगता है। वे एक शेल्टर में घुसते हैं, जिसे लियो ने लूटी ऊर्जा से सुरक्षित किया था। बाहर वह भयानक तूफान पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। फिर चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। जब लियो आखिरकार दरवाजा खोलता है तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहरीली तेजाबी बारिश के बादल गायब हो चुके थे और सालों बाद पहली बार सूरज निकला था। लेकिन यह कोई सुखद अंत नहीं है। साइलस की छोड़ी ऊर्जा ने पूरे माहौल को बदल दिया है। बारिश तो रुक गई, पर तापमान गिरने लगा है। उसने समय चक्र तेज कर दिया है, जिससे हिमयुग सालों पहले आ गया है। पिछले जीवन में ठंड पड़ने से पहले 4 साल तक बारिश हुई थी, लेकिन अब दोनों आपदाएं एक साथ आ गई हैं। लियो अपना स्टेटस देखता है और पाता है कि उसका सिस्टम अब ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा। सिलास के तूफान ने हर सिस्टम की ऊर्जा खाली कर दी थी। उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, कितना कोई नहीं जानता। जैसे ही दोनों भाई इस कड़ाके की ठंड का सामना करते हैं, वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर खिड़की की तरफ मुड़ते हैं, जहां बर्फ हर पल और तेज हो रही थी। बिना सिस्टम के वे इस हिमयुग का सामना करने वाले मामूली इंसान हैं। फिर भी ये दिन शांत हैं। एक आम इंसान की तरह जीना वाकई बहुत मुश्किल है, मार्कस कहता है, क्योंकि पिछले जीवन में उसने ये कभी नहीं झेला था। तब सिर्फ हाथ हिलाने से भोजन और गर्मी मिल जाती थी। लियो चुपचाप पूर्वी पहाड़ों की ओर बढ़ता है, जहाँ वे किसी निजी गुट के बजाय एक सरकारी बेस में पनाह चाहते हैं। लियो के पिछले जन्म में यह बेस था, पर 3 महीने बाद टावर ने इसे खत्म कर दिया। मार्कस पूछता है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? हम चलेंगे, पर अभी नहीं, लियो तय करता है, क्योंकि सिस्टम ठीक होने पर उन्हें साथियों की जरूरत होगी। आने वाले दिनों में वे बर्फीले मैदानों में संघर्ष करते हैं और मार्कस शिकार करना सीखता है। जब मार्कस शिकार करता है, लियो बिना सिस्टम के जीने के तरीके खोजता है। उसे पता चलता है कि सिस्टम का लाया बदलाव स्थायी है, बस उसे फिर से जगाना होगा। 30वें दिन पहला बड़ा तूफान आता है। बर्फीली हवाओं के बीच उनके शेल्टर का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो जाता है। मार्कस उसे ठीक करने जाने लगता है, पर लियो उसे बिना सिस्टम के ऐसा करने से रोकता है। पर किसी को तो करना ही होगा, मार्कस कहता है। लियो उसे देखकर अपने पिछले जन्म के मतलबी भाई को याद करता है। मार्कस का यह बदलाव सच है। बर्फीला तूफान 7 दिनों तक चलता है और 7वीं रात लियो को महसूस होता है कि कुछ जाग उठा है। मार्कस, अपने सिस्टम को महसूस करने की कोशिश करो, लियो कहता है। मार्कस आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और उसकी हथेली पर हल्की रोशनी के साथ एक पेंसिल जैसी आकृति बन जाती है। इस उजड़ी दुनिया में एक छोटी जीत। आखिरकार उन्हें जीने का जरिया मिल गया है। सिस्टम ठीक होने के साथ ही दोनों भाई पूर्वी बेस की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल है, इसीलिए लियो अजीब जानवरों पर अपने प्लंडर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वह ठंड सहने की क्षमता निकालता है, जिससे दोनों को राहत मिलती है। तभी लियो को धुआं दिखता है। आगे कुछ हो रहा है, मार्कस इशारा करते हुए कहता है। कम से कम 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले से काला धुआं उठ रहा था, जिन पर टावर का निशान था। काफिले की नजर उन पर पड़ती है और एक स्नोमोबाइल अलग होकर आता है। सफेद वर्दी पहने सवार जब अपना हेलमेट हटाता है तो सामने वो चेहरा था जिसे देखने की उम्मीद लियो को नहीं थी। घबराओ मत, मैं लड़ने नहीं आया, सवार कहता है। साइलस मर चुका है और टावर बिखर गया है। हम बात करना चाहते हैं। सच कहें तो लियो को शांतिपूर्ण बातचीत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वे साझेदारी करना चाहते हैं। साइलस के द फाइनल स्टॉर्म ने सिर्फ सिस्टम्स को लॉक नहीं किया, बल्कि खुद हकीकत में एक छेद कर दिया। दूसरी दुनिया के अजीब जीव बाहर आने लगे। लियो ने इस बदलाव को भांप लिया था, लेकिन कल ही उनका सामना कुछ नया से हुआ। उन्हें साफ बर्फीले कीड़े मिले, जिनमें से एक ऐसी अजीब ऊर्जा निकल रही थी जिसे लियो का प्लंडर सिस्टम पहचान नहीं सका। ये पिछले चक्रों की गबियां थीं। दुनिया को रिबूट करने की साइलस की कोशिशों ने आखिरकार टाइमलाइन को तोड़ दिया। अगर ये दरारें ठीक नहीं हुई तो उनकी अपनी टाइमलाइन समेत सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें अपने लीडर के पास ले चलो, लियो ने मांग की। पूर्वी पहाड़ों पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुराना बेस अब एक विशाल सफेद किला बन चुका है।
इस फीके मीनार की चोटी पर एक अजीब सी रोशनी घूम रही है। लियो को एक भारी ऊर्जा क्षेत्र का एहसास होता है जो अलग अलग शक्तियों का घालमेल है। इस किले का मालिक एक बुजुर्ग है जिसके पास दूसरों का दिमाग पढ़ने की शक्ति है। उसने पिछले हर एक चक्र का पूरा रिकॉर्ड रखा था। दुनिया को रीसेट करने की कोशिश करने वाला साइलस पहला शख्स नहीं था। उससे पहले भी सैकड़ों लोग ठीक यही नामुमकिन कोशिश करके नाकाम हो चुके थे। वे इसीलिए हारे क्योंकि उनके पास पहेली का आखिरी टुकड़ा नहीं था। जब लियो ने पूछा तो बुजुर्ग ने सीधा जवाब दिया, इसके लिए ट्विन सिस्टम्स चाहिए होंगे, यानी ठीक वहीं सामने खड़े ये दोनों भाई। रेप्लिकेशन और प्लंडर यानी निर्माण और चोरी, ये दोनों उल्कापिंड के कोर से पैदा हुई असली ताकतें हैं। इन्हें आपस में मिलाकर ही वे टाइमलाइन को टूटने से बचाकर स्थिर कर सकते हैं। लियो को अपने पुराने प्रयोग याद आते हैं जहां अपनी शक्तियों को मिलाकर उन्होंने चीजों को हकीकत में लॉक कर दिया था। अगर वे इसे पूरी टाइमलाइन पर लागू कर दें तो शायद सब कुछ बच सकता है। लियो ने पूछा, हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें गेटवे के अंदर जाना होगा, दरारों की जड़ ढूंढनी होगी और उन्हें बंद करना होगा, चाहे वे हमेशा के लिए वहीं क्यों न फंस जाएं। हो सकता है वे भूले बिसरे चक्रों में भटकते रहें या पूरी तरह मिट जाएं, लेकिन कामयाब हुए तो टाइमलाइंस जुड़ जाएंगी, हकीकत सुधर जाएगी और वे अपनी पिछली सारी बातें भूलकर आम जिंदगी जी सकेंगे। उनके सिस्टम और यादें हमेशा के लिए छिन जाएंगी। सच कहें तो दोनों भाई बरसों से मन ही मन इसी सुकून भरी आजादी को तरस रहे थे। गेटवे इस मीनार से 1000 मीटर नीचे एक घूमता हुआ भंवर है। उस रोशनी में उनके ही अनगिनत रूप चीख रहे थे। मार्कस को अपनी ताकत से बाहर निकलने का रास्ता संभालना था और लियो को प्लंडर से सारी बाधाएं हटानी थीं। अंदर कोई दानव नहीं बल्कि असीम संभावनाएं उनका इंतजार कर रही थीं। मार्कस ने गहरी सांस ली और पहले उस रोशनी में कूद गया। लियो भी ठीक उसके पीछे कूदा, पर वे तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। अचानक लियो खुद को एक पहचानी हुई जगह पर पाता है। वह मार्कस को अपना सिस्टम चुनते हुए देख रहा है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, पर यहाँ वह सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया है। यह यादों का साया है, हकीकत नहीं। फिर उसे भाई को बचाने, धोखे और मौत के दृश्य दिखते हैं। तभी यह लूप फिर से शुरू हो जाता है। वह एक दर्दनाक चक्र में खुद को बार बार मरते हुए देखता है। उसे जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। तभी रोशनी की एक नन्ही किरण चमकती है। वह उस सुनेपन में आगे बढ़ता है जहाँ पिछले जन्मों के बिखरे टुकड़े तैर रहे थे। कहीं वह खुद को एक बेरहम राजा के रूप में देखता है, तो कहीं बचपन में मरता हुआ या बिना किसी शक्ति के जीता हुआ। हर एक रास्ता अलग अलग फैसलों से बना था। अचानक रोशनी बहुत तेज हो गई और एक दरवाजा बन गई। उस पार पीला पत्ता कांपता हुआ मार्कस खड़ा था। उसने धीरे से कहा, लियो, मैंने हर एक टाइमलाइन देख ली है। लियो ने अपने भाई से उन बहकावों पर ध्यान न देने को कहा। उन्हें सिर्फ इस जिंदगी के फैसलों पर टिके रहना था। एक दूसरे का साथ और अटूट भरोसा, यही रिश्ता अब उनका आखिरी सहारा था। उस भंवर के गहरे बीच में उन्हें ऊर्जा का एक भयानक घूमता तूफान मिला। उसके केंद्र में तैर रहा था उल्कापिंड का एक चमकदार क्रिस्टल टुकड़ा। यही असली कोर था जहां से सारे सिस्टम बने। ये बिखर रहा था और इसकी हर दरार से एक नई टाइमलाइन बन रही थी। इसे ठीक करने के लिए उन्हें बिखरी हुई ऊर्जा को वापस समेटना होगा, लेकिन कैसे? इसका जवाब जुवा सिस्टम्स के पास है। रेप्लिकेशन रास्ते बनाता है और प्लंडर उन्हें वापस अपनी तरफ खींच लाता है। दोनों शक्तियों को एक साथ जगाकर वे इस घेरे को बंद कर सकते थे। तबाही के कगार पर खचे होकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मार्कस ने रेप्लिकेशन शुरू किया, जिससे टूटते क्रिस्टल की तरफ चमकते हुए अनगिनत धागे बच चले। क्रिस्टल की सतह पर दोनों ताकतें टकराईं और एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, लियो, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। मार्कस अचानक हाँफते हुए बोला, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था। उसने बताया कि कोई छुपा हुआ रखवाला उसे काबू कर रहा था और वह अंदर से चीख रहा था, पर उसके हाथ मजबूर थे। भंवर में पुरानी यादें तैर उठी। तेजाब के तालाब के पास खगा पुराना मार्कस, खुद ब खुद हिलते हाथ और आंखों में तैरती डरावनी काली रोशनी। लियो ने पूछा कि उसने ये राग क्यों छुपाया। मेरा दिमाग पूरी तरह झगा हुआ था, मार्कस ने धीरे से कहा। वे यह काम उन सभी के लिए कर रहे थे जिन्हें कभी कठपुतली बनाया गया था। जैसे ही उनकी ताकतें आपस में मिली, दरारें भरने लगीं, पर उनका सिस्टम ईंधन की तरह खत्म होने लगा। वे अपनी शक्तियों को घटते हुए महसूस कर सकते थे। लियो ने कहा, यह इसकी कीमत है। हालांकि उसे पता था कि उसका प्लंडर सिस्टम उसकी आत्मा से जूझ चुका था। वह प्लंडर सिस्टम लियो के वजूद का एक अटूट हिस्सा बनकर उसके शरीर में समा गया था। भाई, मेरी बात सुनो, लियो ने कहा। जैसे ही मैं पूरी ऊर्जा खींच लूं, तुम रेप्लिकेशन से एक संदूक बना देना। हम उस ताकत को कैद करके कोर को ठीक कर लेंगे और अपनी ताकत भी बचा लेंगे। फिर ये खुद चलने वाले सिस्टम नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे औजार होंगे। रोते हुए मार्कस ने हामी भरी। मार्कस ने एक बेहतरीन क्रिस्टल का गोला बनाया। जैसे ही लियो ने सारी ऊर्जा खींची, उसे लगा जैसे उसके वजूद का कोई हिस्सा टूट गया हो। वह इतना कमजोर हो गया कि खड़ा होना मुश्किल था, पर उसने ऊर्जा समेटकर 2 चमकते गोले उस क्रिस्टल में कैद कर दिए। पलक झपकते ही कोर की दरारें भर गईं। कोर के ठीक होते ही वो विशाल भंवर सिकुड़ गया और दोनों भाई वापस मीनार के बेसमेंट में आ गिरे। खोए रखवाले ने उन्हें संभाला और फुसफुसाया कि वे जीत गए हैं। आखिरकार टाइमलाइन शांत हो रही थी। बेहोश होने से ठीक पहले लियो ने उस क्रिस्टल गोले को हवा में धीरे धीरे घूमते देखा।
वह एक नया और स्थिर कोर बन चुका था। वह डरावना सपना अब खत्म था और वह गहरी बेहोशी में डूब गया। जब लियो की आंखें खुली तो उसने खिड़की के बाहर असली बहार को खिलते देखा। उसमें कोई नकली गर्माहट नहीं थी। यह एक जीती जागती असली तू थी। यह नया संसार उनके लिए उस कोर का तोहफा था। मार्कस ने सोचा कि क्या उनकी ताकतें अब भी काम करती हैं? जवाब था हाँ, पर अब उन्हें सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मार्कस ने रखवाले की छोई हुई ऊर्जा नियंत्रण की एक किताब निकाली। अब वह शक्तियों के मालिक थे, उनके गुलाम नहीं। अब उनकी ताकतें अपने आप नहीं चलती थीं, बल्कि मेहनत मांगती थीं। यह सब कुछ शुरुआत से सीखने जैसा था। साइलेंस नाम की वो बला अब जा चुकी थी, या यूं कहें कि उसकी चेतना हर एक चक्र में बिखरकर खुद टाइमलाइन का हिस्सा बन गई थी। साइलेंस सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। जहां तक दूसरों का सवाल है, सोफी नए महासंघ की सलाहकार बन गई और उस बुजुर्ग रखवाले का लंबा सफर भी पूरा हो गया। वे एक आखिरी खत छोड़कर शांति से विदा हो गए। उन्हें खुशी थी कि आखिरकार दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर भरोसा किया। लियो ने बाहर खंडहरों को देखा, जहां लोग फिर से जिंदगी बसा रहे थे। बिना किसी नकली सिस्टम की यह दुनिया कहीं ज्यादा जिंदा लग रही थी। मार्कस ने पूछा कि अब आगे क्या करना है, तो लियो ने कुछ बढ़िया खाना पकाने की बात कही। आखिरकार वह 3 महीनों से भूखा जो था। अंगीठी की गर्माहट में उन्होंने असली आजादी को महसूस किया। फिर भी इस ऊर्जा पर काबू पाना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लियो को अपने क्रिस्टल से पानी इतना गर्म करने में पूरा हफ्ता लग गया कि नूडल्स उबल सकें। मार्कस के लिए तो यह और भी कठिन था। पानी बनाने की कोशिश में सिर्फ गर्म भाप का बादल ही हाथ आया। पुराने सिस्टम के दौर से इसमें मेहनत ज्यादा थी, पर यह कहीं ज्यादा सुरक्षित था। पिछले जन्मों में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनकी शक्तियां आती कहां से थीं। दरअसल वे एक छुपी हुई कीमत पर उनके अपने ही शरीर से निचोड़ी जा रही थीं। अब वे इस नुकसान को साफ देख और संभाल सकते थे। यह नया एहसास बेहद अनोखा था, जैसे बहती हवा को देखना। वह क्रिस्टल का गोला एक यंत्र की तरह काम करता था, जिससे वे प्राकृतिक ऊर्जा की दिशा तय कर सकते थे। 3 महीने बीत गए और आखिरकार वे बुनियादी बातें सीख गए। लियो खुद को गर्म रखने के लिए आग से ऊर्जा खींचने लगा और मार्कस अपने बगीचे के पौधों को तेजी से उगाने लगा। फिर वे एक छोटे गाँव में जाकर दुकान चलाने लगे। दुनिया के लिए वे मामूली सामान बेचते, पर छिपे तौर पर अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करते। वे टूटे तार जोते, गंदा पानी साफ करते और फसलें बेहतर बनाते। वे पड़ोसियों के लिए किसी जादुई मददगार जैसे बन गए थे। गांव वाले उन्हें नए औजारों का इस्तेमाल करने वाले होशियार कारीगर समझते थे। इस शांत जिंदगी ने उन्हें वो सुकून दिया जो पुराने चक्रों की अंतहीन अफरा तफरी में कभी नहीं मिला था। लय और धोखे के पुराने दिन अब एक धुंधले सपने जैसे थे। तभी एक दोपहर एक अजनबी उनकी दुकान पर आया और पूछा कि क्या वे खास काम भी करते हैं। लियो ने उसका नाम पूछा तो उसने माना कि वह कभी ब्लैक टावर का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि वह कोई खतरा नहीं था। वह बदला लेने नहीं, सिर्फ सचेत करने आया था। कोई पुराने सिस्टम के टुकों को बटोरकर फिर से कोर को खगा करने की कोशिश कर रहा था। लियो और मार्कस ने एक दूसरे को चिंता से देखा, लेकिन शांति अभी भी कोसों दूर है। केविन नाम का एक अजनबी बताता है कि वो मॉन के दौर में एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था और उसकी अनोखी सिस्टम ताकत परसेप्शन यानी भांपने की थी। इससे उसे दूसरे सिस्टम्स का पता चलता था। इसे खोने के बाद भी उसने एक तकनीकी जुगाड़ बनाया और खोजा कि कोई गुपचुप तरीके से उल्कापिंड के टुकड़े खरीद रहा है। ये किसी शौकीन के लिए नहीं, बल्कि भारी मात्रा में खरीदे जा रहे हैं। 6 महीने तक पीछा करने के बाद उसने असली गुनहगार खोज निकाला, न्यू एरा नामक एक संगठन जो सिस्टम युग को वापस लाना चाहता है। वे मानते हैं कि इंसानों को बचाने के लिए भगवान चाहिए। मार्कस को घिन आती है। ये मॉन जैसी जहरीली सोच है, पर कहीं ज्यादा खतरनाक। पूछने पर केविन बताता है कि उनके पास वो क्रिस्टल बॉल है जो आखिरी पूरा सिस्टम सोर्स है। अगर न्यू एरा को वो मिल गया तो वे नए सिस्टम होस्ट बनाकर दुनिया को फिर तबाह कर देंगे। वे एक दैवीय तानाशाही बनाना चाहते हैं। लियो काउंटर के नीचे छिपे क्रिस्टल बॉल को देखता है। 3 महीने की शांति ने उसे भुला दिया था कि ये कितना खतरनाक है। मार्कस इसे तोड़ने को कहता है। इसे तोड़ने से सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, पर केविन चेतावनी देता है कि क्रिस्टल हमारी टाइमलाइन को थामे हुए है। अगर ये टूटा तो पिछले सारे चक्रों के टुकड़े फटकर पूरी दुनिया उजाड़ देंगे। उनके पास क्रिस्टल को गुप्त रखने और न्यू एरा के मंसूबों को कुचलने के लिए पहले हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लियो मान जाता है और केविन बताता है कि उसे एक मुख्य ठिकाने का पता है। यह पुराने जिले में एक भूमिगत प्रयोगशाला है। उस रात लियो क्रिस्टल बॉल को एक खास लेड के बक्से में बंद करके बेसमेंट में दबा देता है और चारों तरफ एनर्जी ट्रैप्स लगा देता है। ये सुरक्षा कवच गलत फ्रीक्वेंसी वाले को तुरंत फ्रीज कर देगा। चांदनी रात में निकलते वक्त मार्कस पूछता है कि क्या वे कभी सिस्टम से आद होंगे और लियो कहता है कि वह पक्का नहीं कह सकता।
लियो पूछता है कि क्या उसे अपनी ताकत की कमी खलेगी। मार्कस मानता है कि शायद हाँ, पर वह खुश है कि अब किसी काबिलियत के गुलाम होने के बजाय वो अपना रास्ता खुद चुन सकता है। जल्द ही वे भूमिगत ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। कभी ब्लैक टावर का रिसर्च सेंटर रहा यह ठिकाना अब न्यू इरा के कब्जे में था। अपनी बची खुची परछाई वाली ताकत से लियो कैमरों से बचकर लैब की ओर बढ़ता है। अंदर एक खौफनाक मंजर था। ये कल्ट बचे हुए सिस्टम जीन्स को जिंदा करने के लिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वेंटिलेशन ग्रिल से झांकते हुए लियो को कतार में लगे दर्जनों इनक्यूबेशन पॉड्स दिखे। पॉड्स अजीब जीवों से भरे थे, एकदम पागलपन। मार्कस ने धीरे से पूछा कि क्या वे जिंदा हैं? केविन ने सिर हिलाकर कहा कि शायद वे इससे अच्छा मरना पसंद करते। उनके शरीर नकली सिस्टम जीन्स का विरोध कर रहे थे और वे तप रहे थे। उन्होंने बिना शोर किए मेन पावर ठप करने और पहरेदारों को बिना बताए कैदियों को वहां से निकालने का फैसला किया। मार्कस खुद आगे आया, बोला कि उसकी रेप्लिकेशन ताकत थोड़ा वक्त दिलाने के लिए काफी गड़बड़ी पैदा कर सकती है। खतरे के बावजूद वही इसे खत्म करना चाहता था। लियो नक्शा देखने लगा। कामयाबी मिले या हार, 10 मिनट में बाहर मिलना। ये बोलकर लियो वेंटिलेशन डक्ट से नीचे सरका, अंधेरे में चुपचाप उतरा और क्रिस्टल चालू कर दिया। उसने इसकी रेप्लिकेशन ताकत को चालू किया। देखते ही देखते लैब के सिस्टम टॉक्सिन्स तेजी से बिगने लगे और अलार्म बजने के साथ पूरी जगह हकंप मच गया। सुरक्षा सिस्टम ने इसे घुसपैठ नहीं बल्कि एनर्जी लीक माना। जब गार्ड्स कंट्रोल रूम की तरफ भागे, लियो ने मौका पाकर रिएक्टर कोर की ओर कदम बढ़ाए जो उल्कापिंड से चल रहा था। टुकड़ा रिएक्टर के ठीक बीच सुरक्षित रखा था। जैसे ही लियो ने प्लंडर ताकत से ऊर्जा सोखने को हाथ बढ़ाया, एक आवाज गूंजी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, रेप्लिकेटर। वह न्यू इरा की लीडर थी जिसने खुद को सोफी या उसका एक रूप बताया। टाइमलाइंस जुड़ने पर कुछ हमशक्ल बने और उसकी दूसरी हमशक्ल फेडरेशन में शामिल हो गई थी। वो अपनी साझा आत्मा का व्यावहारिक हिस्सा बनकर पीछे रह गई। उसका मानना था कि भले ही पुराना सिस्टम गलत था, पर उसके इस महान योजना के जरिए लोगों को राह दिखाने के लिए भगवान चाहिए। उसके लिए इन मासूमों की बलि चढ़ाना जरूरी था, ठीक जैसे भाइयों ने दुनिया बचाने को ताकतें कुर्बान की थीं। रेडियो पर सुनते ही मार्कस का गुस्सा भड़क उठा। लियो को वक्त देने के लिए उसने खुद को शांत रखा। पूछने पर उसने बताया कि मुख्य क्रिस्टल को सक्रिय करने के लिए जुड़वा सिस्टम चाहिए, अपनी नई काल्पनिक दुनिया में उन्हें जगह देने का वादा करते हुए। उसने कहा कि मार्कस राज कर सकता है जबकि वह खुद चरवाहे की तरह इंसानों का मार्गदर्शन करेगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, लियो परछाई से निकला और अपनी तलवार से सीधे उसकी पीठ पर वार किया। लेकिन वह तैयार थी। पलक झपकते गायब होकर कमरे के पार जा खड़ी हुई। उसने कहा कि वह जानती थी। अचानक उसका शरीर चमका और त्वचा पर सिस्टम के निशान उभरे। यह कोई मामूली अवशेष नहीं, एक पूरी तरह सक्रिय जिंदा सिस्टम था। पूछने पर कि वह मिटने से कैसे बची, उसने कहा कि यह हमशक्ल होने का फायदा है। वे आत्मा साझा करते हैं, तकदीर नहीं। उसकी हमशक्ल का सिस्टम खो गया पर उसका बच गया। इस ताकत का हर इस्तेमाल उसकी जिंदगी को कम कर रहा है, पर उसे परवाह नहीं है। उसने उन्हें आखिरी मौका दिया, साथ आओ या यहीं मरो ताकि क्रिस्टल उसका हो जाए। मार्कस ने टोकते हुए कहा कि उसका सिस्टम अस्थिर है, इससे उसकी मौत करीब आएगी और वह अपनी जीत नहीं देख पाएगी। वह मुस्कुराई और बोली कि उसे बस एक नया उत्तराधिकारी मिलने तक ही जिंदा रहना है। वो मानती है कि पुराना सिस्टम अकेलेपन की वजह से हारा, पर उसके पास संगठन है। मार्कस ने उसी पल मार्कस ने हमला कर दिया। गुस्से में आकर उसने एक बड़ा एनर्जी तूफान खड़ा किया, लेकिन लियो बीच में कूद पड़ा और अपनी प्लंडर ताकत की पूरी सीमा पर जाकर उस ऊर्जा को जमीन में मोड़ दिया। पूरी प्रयोगशाला ढहने लगी, जिससे इंक्यूबेशन पॉड्स टूट गए और उनके अंदर मौजूद टेस्ट सब्जेक्ट्स जमीन पर गिर पड़े। सबका भविष्य दांव पर था। मार्कस ने लियो को कैदियों को लेकर भागने को कहा। लियो ने मना किया, पर मार्कस ने जिद की कि यह उसे बचाने का मौका है और क्रिस्टल बॉल की एनर्जी को ब्लास्ट कर दिया। औरत चीखते हुए आगे बढ़ी, लेकिन लियो को मजबूरन कैदियों को पकड़कर बाहर की ओर भागना पड़ा। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, उसका भाई एक भयानक धमाके की रोशनी में समा चुका था। लियो ने अगले 3 दिन मलबे को छानने में बिताए। उसे कई शव मिले, पर उनमें मार्कस नहीं था। ज्यादातर टेस्ट सब्जेक्ट बचकर भाग चुके थे, पर उसका भाई और वह औरत दोनों गायब थे। केविन ने वहां आकर अपने सेंसर चेक किए और पाया कि मुख्य क्रिस्टल की ऊर्जा अभी भी सक्रिय थी। यह बहुत धुंधली थी और जमीन के नीचे काफी गहराई से शायद किसी पुराने सबवे टनल से आ रही थी। बिना देर किए लियो सामान लेकर नीचे निकल गया। उसने केविन से कहा कि 3 दिन में न लौटने पर वह फेडरेशन को बता दे। नीचे उतरते ही हवा और भी गर्म होने लगी। यह गर्मी कुदरती नहीं बल्कि लीक होती सिस्टम ऊर्जा थी। मार्कस की ताकत और उस औरत का सिस्टम नीचे टकरा रहे थे। आखिरकार एक बड़ी गुफा में उनका अंजाम सामने आ ही गया। मार्कस एक चट्टान से चिपका था और क्रिस्टल बॉल उसके सीने के पास हवा में तैर रही थी, जिसकी रोशनी उसे जिंदा रखे थी। पास ही वो औरत पई थी,
उसका आधा शरीर क्रिस्टल बन चुका था। वो हाँफते हुए बोली कि मार्कस बहुत जिद्दी है, जो खुद ही एंकर बन गया। मार्कस ने फुसफुसाते हुए कहा कि अब न तो वो बच सकती है और न ही ये क्रिस्टल। लियो ने उसे चुप रहने को कहा ताकि वह उसे उठा सके, पर मार्कस जानता था कि क्रिस्टल उसकी आत्मा से जूझ चुका है। उसे हिलाने पर होने वाला धमाका पूरे शहर को मिटा देगा। लियो आखिरकार समझ गया, मार्कस खुद को एक जीते जागते बक्से की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि क्रिस्टल और उस औरत के सिस्टम को बंद कर सके। सबको बचाने का यही एक रास्ता था, पर यह उसकी मौत थी। लियो ने विरोध किया कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, शायद उसकी प्लंडर ताकत इस संबंध को तोड़ दे, पर मार्कस ने उसे रोकते हुए कहा कि पिछले जीवन में भले ही उसने उसे निराश किया, पर इस बार वह सबको बचाएगा। अचानक गुफा हिलने लगी क्योंकि ऊर्जा खतरनाक रूप से अस्थिर थी। धमाका होने ही वाला था और मार्कस उस झटके को जमीन में गहराई की तरफ मोड़ने लगा। आखिरकार खुद पर भरोसा करने के लिए लियो का शुक्रिया। अचानक एक बड़ी ताकत लियो को सतह की तरफ फेंकती है। आखिरी पल में उसे सिर्फ जमीन की गहराइयां दिखती हैं, जो एक खामोश अंधाधुंध रोशनी में खो जाती हैं। ऊपर सतह पर एक विशाल गड्ढा बनता है, पर चमत्कार से कोई जख्मी नहीं होता। सारी ऊर्जा सुरक्षित मोड़ दी गई थी। लियो गड्ढे के किनारे घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ में क्रिस्टल का एक टुकड़ा थामे। कोर के खत्म होने के बाद सिर्फ यही बचा है। अंदर एक हल्की चांदी जैसी चमक टिमटिमाती है, जिसमें एक आखिरी याद है। लियो के छूते ही दिखता है कि मार्कस ने मौत नहीं, बल्कि खुद को हर जगह बिखेरना चुना था। उसने अपनी चेतना को अनगिनत टुकड़ों में बांटकर खुद को समय के ताने बाने में बुन लिया। अब हर चक्र और हर संभावना में मार्कस वहीं रहकर उसकी हिफाजत करेगा। लियो उस टुकड़े को कसकर पकड़ता है और बरसों बाद आखिरकार अपनी आंखों से आंसू बहने देता है। 3 महीने बाद हर तरफ शांति है, लैब गायब है और लोग नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। लियो फेडरेशन में नया नियम तंत्र बनाता है और फिर पुरानी जनरल स्टोर दोबारा खोलने के लिए अपने छोटे से शहर लौट आता है। तहखाने में उसने उस क्रिस्टल के लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया है, जहां वो हर शाम बैठकर दिन भर की बातें बताता है। वो जानता है कि उसका भाई हवा की सरसराहट, टिमटिमाती रोशनी और अटूट भरोसे के हर लम्हे में उसे सुन रहा है। एक शाम बिल्कुल मार्कस जैसा दिखने वाला एक लड़का दुकान में आता है। उसकी आंखें अजनबी सी थीं। जब उसने पूछा कि क्या यहाँ खास औजार मिलते हैं, लियो ने पूछा कि तुम यहाँ कुछ ठीक करने आए हो या सीखने। उसने मुस्कुराकर कहा, दोनों। लड़का अपना नाम साइलस बताता है, जिसका मतलब है जंगल का वासी। वो कहता है कि उसे किसी का शुक्रिया अदा करना है। लियो उसकी आंखों में देखता है, जहाँ सिस्टम की वो ठंडी चमक कहीं नहीं थी। लियो मुस्कुराते हुए कहता है कि शुरुआत चाय बनाने से होगी। उसका भाई कमाल का उस्ताद था, बस चाय पत्ती कुछ ज्यादा डालता था। बाहर ढलता सूरज पूरे शहर को सुनहरी धूप से सराबोर कर देता है। लियो को जेब में रखा टुकड़ा गुनगुना महसूस होता है, जैसे कोई दूर का जाना पहचाना आलिंगन हो। अनगिनत समय रेखाओं के मोड़ पर दोनों ने आखिरकार सही राह चुन ही ली। यह कभी भगवान बनने या किस्मत को काबू में करने का खेल नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह एक दूसरे पर आखिरी सांस तक भरोसा करने की बात थी। और हमारा मानना है कि यह कहीं ज्यादा खूबसूरत कहानी है। शुक्रिया। सफर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे अगली कहानी में मिलेंगे। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें टिप भी दे सकते हैं। यह हमारी स्टोरी टेलिंग सीरीज की एक पेशकश थी। इस खूबसूरत सफर में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।